हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एचआर मैनेजमेंट स्टडी में, जहां हम यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ के पेपर 2 विच इज़ लेबर लॉ एंड मैनेजमेंट है, जिसके कोड लेबर लॉ का कोड है 55 और मैनेजमेंट का कोड है 17, पेपर कोड नंबर 17 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर इसे लेबर मार्केट भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारा वीडियो है वो उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, सो दैट कि आप मेरी वीडियो को पहले देख लीजिएगा, ताकि हमारी कॉन्सेप्ट जो है वो बनी रहे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, और सेकंड में हम पढ़ेंगे हाउ टू डिटरमाइन वेजेस एंड सैलरी। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है किसी भी वेज या सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को, वो है डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, सिंपली कि अगर जितने नंबर्स की टैलेंटेड पर्सन की या जिस तरह के टैलेंटेड पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड है, उससे अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंटेड पर्सन ज़्यादा है, तो जो है वेज या सैलरी जो है वो डिटरमाइन की जाएगी कम। ठीक है ना फ्रेंड्स। और अगर डिमांड ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है, तो जो वेज या सैलरी होगी ऑब्वियस हाई जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। सपोज़ करें कि किसी भी आईटी इंडस्ट्री में 100 इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की नीड है, और जब रिक्रूटमेंट किया गया, ऐड निकाला गया, तब वहाँ पर जो उनका टैलेंट पूल था, वहाँ पर उनके पास 150 जिस तरह के इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स उनको चाहिए थे, उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड किए। इट मीन्स कि अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, तो जो सैलरी है ऑब्वियस कम जाएगी। और अगर उनकी अगर 100 की ज़रूरत होती है और उनके पास 80 एप्लीकेशंस ही बचती हैं, या उनके पास टैलेंट पूल में 80 एप्लीकेंट्स जो होते वो उनके डिमांड के अनुरूप होते, तो ऑब्वियस वो ज़्यादा सैलरी देकर भी उनको हायर करना पसंद करते हैं। सो दैट कि ये वाइस वर्सा होती है। अगर डिमांड हाई है और अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, डिमांड हाई है और अवेलेबिलिटी कम है पीपल्स की, तो सैलरी जो है वो ज़्यादा जाएगी। और अगर डिमांड कम है और अवेलेबल पर्सन्स ज़्यादा हैं, तो सैलरी जो है वो कम जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। सेकंड, एटीट्यूड एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स। ये भी कभी जो भी वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को सीधे सीधे ये जो है अफेक्ट करता है, ये वाला फैक्टर भी। कैसे कि एक तो एटीट्यूड की, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि एम्प्लॉयर जो होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखते हैं, अच्छा से अच्छा फैसिलिटीज़ और सैलरी देकर अच्छा काम कराने की इच्छा रखते हैं। और कभी कभी होता है कि वो जो उनका प्रॉफिट और कह सकते हैं जितना भी रिटर्न आ रहा है उसमें भी मतलब कम से कम देने की इच्छा रखते हैं। ये भी इस तरह के भी लोग होते हैं। और दूसरा कि प्रॉफिट और रिटर्न कितना आ रहा है, वो भी फैक्टर अफेक्ट करता है वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को। देन इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स कि लेबर यूनियंस हैं, वो भी क्या करती हैं, अलग अलग तरह से प्रेशर क्रिएट करती हैं एम्प्लॉयर्स पे, लाइक कलेक्टिव बार्गेनिंग करके, स्ट्राइक्स करके या अदर मेथड्स से वो एक प्रेशर क्रिएट करती हैं कि एम्प्लॉयर जो है वो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के में जितनी जो सैलरी दी जा रही है उसके बराबर सैलरी प्रोवाइड करें लेबर को। ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद है इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब मार्केट इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना पड़ता है जब, या फिर मार्केट जो इन्फ्लेशन है वो भी अफेक्ट करता है डीएनएस अलाउंसेज और वेज सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है ना फ्रेंड्स। देन है वेज एंड सैलरी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इनपुट्स गिवन जॉब इवेल्यूशन। सीधी सी बात है कि जब जॉब इवेल्यूशन किया जाता है तो उस जॉब की वर्थ निकल के आती है ना, वैल्यू निकल के आती है। और उसके साथ में ये भी ध्यान में रखा जाता है कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। तो जॉब इवेल्यूशन है जो है वो भी सीधे सीधे अफेक्ट करता है वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को या डिटर्मिनेशन को। ठीक है ना फ्रेंड्स। देन वेजेस एंड सैलरी आर बेसिकली डिटरमाइंड बाय द परफॉर्मेंस। सीधी सी सिंपल सी बात है
कि जब भी किसी भी इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस किससे इफ़ेक्ट करेगा, उसको किस तरह का रिटर्न मिल रहा है, उससे किस तरह से उसका आउटकम हो रहा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा पे करती है, अच्छी फैसिलिटीज़ उसको एम्प्लॉय को देती हैं, तो वो लोग भी अपनी तरफ से अच्छा एफिशिएंट वर्क देने की कोशिश करते हैं, देते हैं बेसिकली। ठीक है ना फ्रेंड्स। देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और अदर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जो सर्टेन लॉज बनाती हैं, जो नेसेसरी होता है हर एम्प्लॉय को एक्सेप्ट करना, तो ये फैक्टर तो अफेक्ट करेगा ही। जैसे मिनिमम वेज अगर डिसाइड कर दी गई है तो उससे कम वेज नहीं दी जा सकती उस पर्टिकुलर रीज़न में। ठीक है ना फ्रेंड्स। ये तो हुआ फैक्टर्स अफेक्टिंग वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू डिटरमाइन वेजेस एंड सैलरी। तो इसकी स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में भी स्टेप बाय स्टेप मतलब आगे पीछे कर दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि इसमें से बताइए किस तरह से पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, ऑर्डर में करें या डिसऑर्डर में उनको जमाएं। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो होगा डिटर्मिनेशन वेज एंड सैलरी का, तो वो होगा जॉब एनालिसिस। सीधी सी बात है कि जब जॉब एनालिसिस किया जाएगा तभी तो क्या निकल के आता है उसका आउटपुट, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जब जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन निकल के आ जाता है, उसके बारे में डेटा कलेक्ट हो जाता है, तो वो मेजर एक डिटर्मिनेंट है जॉब और सैलरी को। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट है वेज और सैलरी को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जॉब इवैल्यूएशन किया जाएगा। किसके बेस पे? जॉब डिस्क्रिप्शन के बेस पे। और उसी के द्वारा जॉब डिस्क्रिप्शन के ही बेस पे जॉब की हायरार्की जो है वो डिटरमाइन की जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जॉब इवैल्यूएशन में क्या होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद उसकी जॉब की वर्थ निकाली जाएगी, फिर जॉब की हायरार्कीज़ बनाई जाएंगी कि कौन सी जॉब किस लेवल पे आएगी, फिर उस लेवल की सैलरी कितनी होनी चाहिए, इसको मनी में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। देन है वेज सर्वे। उसके बाद में वेज सर्वे कराया जाएगा कि हमारी जो जिस टाइप की भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हम आईटी कंपनी की अगर बात कर रहे थे, तो अदर आईटी कंपनी जो पर्टिकुलर उसी रीजन में है, उसी स्टेट में है या उसी एरिया में है, वो आईटी कंपनीज़ जो हैं वो अपने, बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की, तो अपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स को पर्टिकुलर कह सकते हैं स्किल वाले इंजीनियर्स को कितना पे कर रही है और किस तरह से पे कर रही है और अदर फैसिलिटीज़ क्या दे रही है, ये सभी डेटा इकट्ठे कराए जाते हैं जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब का या वेजेस का या सैलरी का वेजेस या सैलरी का निर्धारण किया जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स डेवलपिंग वेज स्ट्रक्चर। उसकी जब ये सारा डाटा इकट्ठा कर लिया जाता है, कौन सा सबसे पहले जॉब एनालिसिस किया जाता है, उसके बेस पे जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन निकल के आता है ना फ्रेंड्स। उसके बाद जॉब इवैल्यूएशन किया जाता है, हायरार्कीज़ बनाई जाती हैं जॉब्स की, है ना फ्रेंड्स। उसके बाद वेज सर्वे कराया जाता है कि आसपास जो कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर इंडस्ट्रीज़ हैं, वो किस तरह की फैसिलिटीज़ और कितनी वेज सेम जॉब स्किल्स को पे कर रही है, ये डेटा इकट्ठा कराया जाता है। उसके बाद फिर स्टेप आती है कि डेवलपिंग वेज स्ट्रक्चर। तो फिर इसमें क्या होता है, एक वेज स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाता है ना। और उस समय क्या ध्यान में रखा जाता है, उस समय ध्यान में रखा जाता है रूल्स और नॉर्म्स और जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा। लेजिस्लेशन अगर कोई बनाए गए हैं वो भी ध्यान रखना ज़रूरी होते हैं। और मिनिमम वेजेस इस टाइप के अगर कोई लेजिस्लेशन है उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। उसके अलावा पे ग्रेड कितनी होगी, उसकी विड्थ क्या होगी, इसका ध्यान में रखा जाता है। फिर मार्केट इन्फ्लेशन क्या है, इसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और फिर परफॉर्मेंस इंक्रीजिंग का कैसा क्या प्रोविज़न होगा। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन बिटवीन जॉब इवैल्यूएशन एंड सैलरीज अमाउंट, इन सबको ध्यान में रखकर एक वेज स्ट्रक्चर का डेवलप किया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। देन बात होगी फॉर्मुलेटिंग रूल्स। जब एक वेज स्ट्रक्चर का डेवलप कर लिया जाता है, सभी चीज़ों को मतलब उसमें मिनिमम वेज भी हैं, उसके अलावा
रेगुलेटरी बॉडीज़ ने अगर कोई नॉर्म्स बनाए हैं कि आपको किस तरह के डीएनएस अलाउंस पे करने हैं, किस तरह की अदर फैसिलिटीज़ इनको देना है, सब मिला के, और एक हम जैसे बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक वेज स्ट्रक्चर बना लिया कि हमको इन सारी जितनी भी हैं सारी सुविधाओं को देने के बाद अपना किस तरह का काम लेना, इन सबको बनाने के बाद में क्या किया जाता है, फिर परफॉर्मेंस इवेल्यूशन किया जाता है कि परफॉर्मेंस इवेल्यूशन नहीं, फॉर्मुलेटिंग रूल्स किया जाता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू फॉर्मुलेट नॉर्म्स एंड रूल्स दैट विल गवर्न हाइक इन पेमेंट, की पेमेंट जब दी जाएंगी तो किस तरह से जो रूल्स हैं उनको फॉर्मुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। लाइक किस तरह से पेमेंट्स हाइक, मतलब पेमेंट कितनी ऊपर तक जा सकती है। आपने कभी फॉर्म भरे हो तो देखा होगा कि पे ग्रेड होती है 31,900 से फिर वो 50,000 तक जाएगी, इस तरह का कुछ एक रेगुलेटर बनाया जाता है। उसके अलावा प्रमोशंस किस तरह से दिए जाएंगे, फिर प्रमोशन की मतलब जब एक ग्रेड से दूसरी ग्रेड पे जाने में कितनी उसको हाइक दी जाएगी पेमेंट को, है ना, और कितना पीरियड में प्रमोशन किया जाएगा, और उसकी काइंड ऑफ मेरिट्रियस, मतलब उसका जो परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड बनाया जाएगा कि कितना किस तरह का परफॉर्मेंस करेगा वो एक स्टैंडर्ड से, तो उसको कौन से उसके लिए प्रमोट किया जाएगा, कौन सी हायरार्की के लिए प्रमोट किया जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। एंड इज़ रिक्वायर, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद जब ये सारे रूल्स फॉर्मुलेट हो जाते हैं तो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन कर सभी एम्प्लॉयज़ को इन रूल्स के बारे में बिल्कुल क्लियर सभी एम्प्लॉयज़ को इस रूल के बारे में बताया जाता है एक फॉर्मल कम्युनिकेशन के द्वारा। देन फ्रेंड्स इसके बाद आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या है कि किसी भी पर्सन की जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएशन करने के लिए अलग अलग मेथड्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अडॉप्ट की जाती हैं, है ना फ्रेंड्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदे का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन निश्चित तौर पर किया ही जाता है। उसके लिए अलग अलग हर ऑर्गेनाइजेशन की हम ये पहले बात कर चुके हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपना एक मेथड होता है परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए। और उसके जो सैलरी कितनी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है और उसका जो प्रमोशन है वो सब किस पे डिपेंड करता है, वो सब डिपेंड करता है अपॉन रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की। जब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया जाता है तो किसी भी पर्सन की जो हम बात कर चुके हैं कि सैलरी कितनी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है और उसका जो प्रमोशन वगैरह है वो कितना किया जा सकता है, उसको किस ग्रेड पे भेजा जा सकता है या नहीं भेजा सकता है, डिमोशन किया जाता है, सब किस चीज़ से हमें पता चलता है। तो ये पता चलता है उन रिज़ल्ट से जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने के बाद मिलते हैं। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईज़िली पॉसिबल होता है कि जो पहले से काम बहुत सालों से किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उसकी सैलरी उस समय तक उतनी ही हो पाती है, उससे कम हो पाती है जितनी कि एक फ्रेशर एम्प्लॉय को दी जाती है ना फ्रेंड्स। कंटिन्यू ड्यू टू कंटिन्यू इंक्रीमेंट्स। कैसे कि मान लीजिए कि किसी कंपनी में किसी इंजीनियर को 10 साल पहले जब हायर किया गया था तब उसकी जो ग्रेड थी, पे स्केल थी, वो बढ़ाई गई थी 10,000 रुपये से, 20,000 से स्टार्ट की गई थी। और अगर आज के समय में देखें तो किसी भी इंजीनियर की एक सपोज़ करते हैं कि उसकी जो सैलरी वो 50,000 से स्टार्ट होगी। तो ये जो 10 साल पहले से काम कर रहा है इंजीनियर, उसकी सैलरी है वो अब जाके शायद 50,000 हुई होगी, रादर देन कि जो अदर इंजीनियर अब हायर किया गया है उसकी स्टार्टिंग सैलरी ही 50,000। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।